गुड मॉर्निंग। आज अपन आपको पता है 10th का फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर जो है वो लेंथ ही है, तो आप थर्ड फोर्थ पूरा हो जाए पहले, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का जो आपके नाम है, लेसन थर्ड जो है उसका नाम आपके अनुवांशिकी। अनुवांशिकी ये ऐसे बोलते हैं जेनेटिक्स। और ये जो चैप्टर आपके है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 4 नंबर का चैप्टर है। आपके फर्स्ट चैप्टर भी आपके 4 नंबर का था, थर्ड चैप्टर भी 4 नंबर का है, और फोर्थ चैप्टर वो 3 नंबर का है, सेकंड चैप्टर आपके 6 नंबर का है। तो सेकंड चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक एक नंबर के 2-2 नंबर के एग्जामिनर के ऊपर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए। और इस बार कौन से अभी 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन आए उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के होते हैं। जैसे अपन कहते हैं किसी भी बच्चे के अंदर उनके माँ बाप के गुण आते हैं, चाहे वो बालों को लेकर हो, बालों का कलर हो, बालों की जो डिज़ाइन हो, या त्वचा का रंग हो, या लंबाई हो, या बोनापन हो, किसी भी आँखों का रंग हो, किसी भी प्रकार का जो गुण आता है वो आपके अनुवांशिकी की वजह से आता है। मतलब ये चीज़ समझाने वाले कि भाई माता पिता से बच्चों में गुण आने वाले जो गुण आते हैं वो आपके अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। इनको ये किसने बताया, ये माता पिता से गुण कैसे आते हैं, किन की वजह से आते हैं, अपन इस चैप्टर में इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ किसने बताई, पहले लोगों को पता था कि भाई माता पिता की जैसे पुराने टाइम में शादियाँ होती थी, माँ बाप को देख होती है, उनको पता था कि भाई इनकी संतान है, ये अच्छे हैं तो यही संतान जाहिर सी बात अच्छी है, क्योंकि इन्हीं के संसार होंगे, इन्हीं के जीन होंगे। तो अपन कहीं पे भी जाते हैं, अपन को कोई दूसरे अपन दूर के रिश्ते में गए, पहली बार गए तो वहाँ पे तो भी अपन को कोई बुजुर्ग लोग पहचान, आप उसके बेटे हो या उसकी बेटी हो, तो उनको कैसे पता चला। तो उनके आपके जो चेहरे में, हाव भाव में आपके माता पिता के कुछ लक्षण दिखते हैं, उसके आधार पे उनको पता चल जाता है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या आती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अनुवांशिक लक्षण। 3 परिभाषा पढ़ेंगे। फर्स्ट अनुवांशिक लक्षण, सेकेंड पढ़ेंगे अपन आपके वंशागति, और थर्ड पढ़ेंगे अनुवांशिकी। वंशागति को हेरिडिटी बोला जाता है, हेरिडिटी, और अनुवांशिकी को जेनेटिक्स सही है। अनुवांशिक लक्षण आपको बता देखो, जेनेटिक कैरेक्टर। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, क्या वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के बालों का रंग घुंघरालू, बाल जो घुंघरालू है, तो किसी बच्चे के अंदर बाल जो है घुंघरालू आ रहे हैं तो वो अनुवांशिक लक्षण है। किसी मान लीजिए पिताजी के आँखों का रंग जो आपके बहुत ज़्यादा गहरा हरा है, ठीक है, बच्चे के अंदर भी है तो अनुवांशिक लक्षण है। त्वचा का रंग ले लीजिए, ये सभी गुण, तो वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण क्या हो गए, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, संचरित होते हैं या जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। फिर आती है वंशागति। तो पहली चीज़ सुने आप, वंशागति या हेरिडिटी जो शब्द है किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था। पूरा नाम इसका हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, आपकी किताब स्पेंसर दिया हुआ, इतना याद कीजिए आप, स्पेंसर ने दिया था। क्या होता है वंशागति, इसकी बात करते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों की या इसके आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण तो क्या हो गया, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अनुवांशिक आपके वंशागति क्या हो गया कि भाई सब किसने दिया, स्पेंसर ने दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे आप। तो क्या अनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में जाना क्या कहलाता है, वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। उसके बाद में वर्ड आता है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, हिंदी में लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जेनेटिक्स। इंग्लिश में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को पेपर साथ नहीं आता, तो इंग्लिश मीडियम में जैसे लिखा हुआ गया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको परिभाषा आते हुए भी आप गलत करके आएंगे। आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अपन को पूरी तैयारी करनी, क्योंकि अपन को किस हिसाब से पढ़ना है, 100 में से 100 के हिसाब से। ठीक है, अब अनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या होता है देखिए कि भाई जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की वह शाखा
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक आपके वंशागति या आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वंशागति या आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द जो है वो किसने दिया था? बेटसन नाम के वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, और बेटसन को क्या कहा जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। देखो, आनुवांशिकी का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल पढ़ेंगे भाई, उसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन जब पूछा जाए आधुनिक के मेंडल, तो भाई आपको पता भी पढ़ेंगे 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में जो आपके बेटसन ने इसमें आनुवांशिकता के अंदर कार्य किया था, तो इसे बेटसन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बेटसन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप कि आधुनिक आनुवांशिक जनक बेटसन हो गया, और इसने 1905 में आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द दिया। अब मैंने एक वर्ड बोला था भी आनुवांशिकता, वंशागति तो आप जानते हैं, अभी पढ़ा दिया। अभी एक वर्ड बोला था मैंने, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक ही जाति के जीवों में जो अंतर पाए जाते, जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए आप 10 बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चों में आप में देखने में बाह्य स्वरूप आपका बराबर है। बाह्य स्वरूप मतलब 2 आँखें, ठीक है, आपके 2 कान, नाक, मुँह, 2 हाथ, 2 पैर, डिज़ाइन बराबर है, लेकिन आप सभी में अंतर है। चाहे वो व्यवहार को लेकर हो, चाहे आपके सोचने समझने को लेकर हो, चाहे आपकी आदतों को लेकर हो। तो ये आप में एक दूसरे से जो आप में ये व्यवहार में या आपके अंदर जो अंतर है सब प्रकार का, उसे क्या कहते हैं? आपके इसे कहा जाता है विभिन्नताएं। ठीक है, और लैंगिक जनन के अंदर ये विभिन्नताएं ही क्या होती है? आपके महत्वपूर्ण होती है। इसलिए लैंगिक जनन को क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नए लक्षण आते हैं। जैसे माता पिता है, उनसे दोनों से मिलकर बच्चे में नए गुण आए, वो बच्चा क्या होगा? माता पिता से दोनों के मिक्स गुण है, तो दोनों के गुण एक में रहेंगे। फिर वो जो होगा बच्चा जो होगा वो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग घुल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब ये जो विभिन्नताएं हैं मनुष्य को अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या करती है? सहायक होती है। अब एक महत्वपूर्ण और पॉइंट दे रखा है कि लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं आती है उसका कारण क्या है? जीन विनिमय दे रखा है आपकी किताब में। क्या दे रखा है कि भाई लैंगिक जनन में जो आपकी विभिन्नताएं देखी जाती है, किसकी वजह से देखी जाती है? जीन विनिमय की वजह से देखी जाती है। जीन विनिमय क्या होता है? थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में नहीं है, कि जब गुणसूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जब गुणसूत्र क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, तो गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। तो एक गुणसूत्र जीन दूसरे गुणसूत्र में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, तो इन जीनों का आदान प्रदान होता है। इसे क्या कहा जाता है? जीन विनिमय कहा जाता है। और जीन विनिमय की वजह से क्या होते हैं? नए लक्षण आते हैं जो आपको क्या करते हैं? वातावरण में जीवित रहने के लिए या नए लक्षण के लिए, विभिन्नता के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। तो लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं आती है किसकी वजह से आती है? जीन विनिमय की वजह से आती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि 3 परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के हिसाब से। आनुवांशिक लक्षण, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। फिर पढ़ा वंशागति या हेरिडिटी, शब्द दिया था स्पेंसर ने। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना, संचरण होना, जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। उसके बाद पढ़ा आपने आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आपके वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बेटसन ने दिया। और बेटसन को क्या कहा जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। ध्यान रखना, आधुनिक, याद नहीं तो छोड़ देना, किताब में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पूछा जाए आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो क्या आएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब उसके बारे में बात करेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ठीक है, ठीक है, उनका परिचय पढ़ेंगे। परिचय में से क्या है? ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाए, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अपन को छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, जॉन मेंडल इनका नाम था। तो इनका जन्म जो हुआ है, सबसे पहले इसकी बात देखो, इसको क्या कहते हैं? पहली चीज़ तो क्यों पढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है।
या इसे क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। ये उपाधि क्यों दी जाती है कि जो कोई व्यक्ति सबसे पहले, जैसे मान लो आनुवांशिकी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा काम करता है तो उसको सम्मान देने के लिए क्या किया जाता है, ऐसी उपाधियाँ दी जाती है ताकि उनको कार्य करने के लिए जो नए लोग उनको भी प्रोत्साहन मिले, इसलिए किया जाता है। अपन को याद भी रखना है। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपके 22 जुलाई, ठीक है, 1822। आप जुलाई याद नहीं होगा लेकिन 1822 याद कर लीजिए। 22 जुलाई 1822 को हुआ था इनका जन्म, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म जो हुआ वो ऑस्ट्रिया के एक शहर है या प्रांत कह सकते हैं जिसका नाम है हेंजेनड्रॉफ के सिलिशियन ग्राम में हुआ, सिलिशियन ग्राम में हुआ। तो ये ध्यान रखें, जन्म कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया शहर के, ऑस्ट्रिया का एक शहर है, प्रांत है, हेंजेनड्रॉफ के सिलिशियन ग्राम में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने आपके 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की। फिर और 1843 के अंदर क्या हुए, इन्हें ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर है, ऑस्ट्रिया का क्या है, ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया क्या हुआ, ब्रून शहर के अंदर इसको क्या बनाया गया, पादरी पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। कब, 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इसको पादरी पद पर नियुक्त किया गया। और वहाँ पे पादरी बनने के बाद ही इन्होंने अपना क्या किया था, प्रयोग शुरू किया था। और वहीं से इनको ग्रेकर की उपाधि भी मिली थी और इन्होंने यहीं से अपना कार्य शुरू किया। तो इन्होंने कार्य किस पे किया, तो उस पादप का नाम था आपके गार्डन मटर या मटर कह सकते हैं, पाइसम सेटाइवम, इंग्लिश वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखेंगे, ये वाला पाइसम सेटाइवम क्या था, गार्डन मटर, ठीक है। और इसे क्या नाम था, पाइसम सेटाइवम, ये याद जरूर करेंगे आप, ठीक है। और इन्होंने कितने वर्ष तक कार्य किया था, 7 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया था। कौन से 7 वर्ष, 1856 से लेकर ये आपके इन्होंने कार्य किया था 1863, हो गए 7 वर्ष। 7 वर्षों तक इन्होंने मटर पर अध्ययन करके फाइनली फिर इन्होंने अपना जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो 1865 के अंदर, कौन से सन के अंदर, 1865 के अंदर 1865 ईस्वी के अंदर एक पत्रिका है, शोध पत्र है, उसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इनके समक्ष इन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया 1865 के अंदर। और फिर इसी के बाद 1866 में इसकी जो ब्रून सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री की वार्षिक की एक पत्रिका होती है, उसके अंदर इन्होंने वापस अपने प्रयोगों का प्रकाशन किया। उसमें इनका शीर्षक था पादप पर संकरण प्रयोग। ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 1866 में किस रूप में सोसाइटी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में शोध पत्र प्रकाशित किया। उसके बाद 1866 में जो एक वार्षिक इसी की ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी के अंदर 1 साल बाद में पादप पर संकरण प्रयोग के नाम से इसको वापस प्रकाशित किया। लेकिन इनको जीते जी कोई प्रकार की उपलब्धि नहीं मिली, इनके शोध पत्र लोगों को समझ में नहीं आए और इनकी आपके फेफड़ों के संक्रमण की वजह से इनकी 6 जनवरी 1884 को इनको क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये इनको ना तो ये उपाधि मिली फादर ऑफ जेनेटिक्स, ना इनके संस्करण छपे, ना लोगों को समझ में आए और ये चले गए। और इनके जो द्वारा जो नियम दिए गए, मेंडल के द्वारा जो भी नियम दिए गए, उनको किस नाम से जाना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मेंडलवाद। किस नाम से जाना जाता है इनके नियमों को, मेंडलवाद के नियमों से इनको जाना जाता है। किन के नियमों को, आपके आनुवंशिकी है, ठीक है। तो जेनेटिक मेंडल ने जितने भी नियम दिए आनुवंशिकी के बारे में, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मेंडलवाद के बारे में। ये तो था मेंडल का संक्षेप परिचय। सभी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जन्म भी आ सकता है, शोध पत्रिका के बारे में आ सकता है, पादप किस पादप अध्ययन किया उसका आ सकता है, कितना वर्षों तक अध्ययन किया वो आ सकता है, ठीक है। ये जनरल जानकारी थी। अब अपन पढ़ते हैं
कि वे जो मेंडल थे, ऐसा नहीं कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकी के प्रयोग किए, मेंडल से भी पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेंडल को क्यों हुई? इसके 3 मुख्य पॉइंट है कि भाई इनकी सफलता का कारण क्या है, कि भाई जो मेंडल है इनकी सफलता का कारण क्या रहा। सफलता का कारण इसकी बात करें तो मेंडल की सफलता का कारण पहला था कि भाई जो मेंडल था ये क्या करता है, बहुत सी पीढ़ियों का इसने अध्ययन किया, ठीक है, बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन किसने किया था? मेंडल ने किया था। और मेंडल ने बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन किया तो उनका क्या किया, एक अलग अलग क्या रखा, सबका निरूपण रखा। और दूसरी चीज़ इनका मुख्य पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण रखता था। ये क्या करता था? सांख्यिकी विश्लेषण, जितना भी रिकॉर्ड होता था, किसमें क्या परिवर्तन हुआ, सबका ये रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। और एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया आपके, इसने एक सही पादप का चुनाव किया था, किसका? मटर का। तो इसका एक पादप जो चुना गया था वो सही था। दूसरी चीज़ ये सांख्यिकी विश्लेषण रखता था। और तीसरी चीज़ क्या था, ये सभी पीढ़ियों का जो लेखा जोखा वो अलग रखता था, सभी एक समय में एक लक्षण पर अध्ययन करता था, ज़्यादा लक्षणों को एक साथ में मिक्स नहीं करता था जिससे कि वो कि भाई कन्फ्यूजन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही कारण है, 3 पॉइंट है कि मेंडल को सफलता प्राप्त हुई। अब मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया उसकी बात करेंगे। तो सफलता के कारण मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, यह भी एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। तो मटर के पादप का चुनाव करने का कारण क्या है, अपन उनकी चर्चा करते हैं कि भाई जो अनुवांशिकी इतने सारे पादप, इसने मटर को ही क्यों चुना, इसने ऐसे मटर के अंदर ही ऐसा क्या विशेषता देखी जो मटर का चुनाव किया। तो मटर के पादप का चुनाव के कारण, वे क्या कारण है कि मटर के पादप का चुनाव किया, इसका कारण क्या थे। तो पहला कारण यह है कि मटर का जो पादप होता है वो क्या होता है, आपके द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है ऐसे पादप जिनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग एक ही पादप पे उपस्थित, उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी। और एक लिंगी मतलब होता है ऐसे पादप जिनके अंदर नर जननांग अलग और मादा जननांग अलग पादप है। तो ये क्या है? द्विलिंगी है। तो इनमें क्या होते थे? नर जननांग व मादा जननांग एक ही पादप पर पाए जाते थे। एक ही पादप है तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा था कि ये द्विलिंगी थे तो स्वरूप परागण हो जाता था। अब देखो ये परागण क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। स्वरूप परागण क्या होता है, पर परागण क्या, देखो मान लीजिए ये कोई एक पादप है, आपको पता है पादपों में जो लैंगिक जननांग होते हैं उनमें फूल में होते हैं। आपने सुना होगा, यदि आप गाँव में देखोगे खेती करते हैं तो आपने देखोगे अपन खेतों में जाते हैं तो बोलते हैं फाल नहीं आया, मतलब फूल नहीं आए। फूल आने के बाद ही फल लगेंगे। जैसे मूंग का एग्जांपल है तो मूंग में जब फूल आएंगे तब फल लगेंगे, मटर है तो फूल आएंगे तो उसमें फल लगेंगे। कोई सा भी पादप जो अपने आसपास है उन्हें फूल आते हैं उसके बाद ही क्या लगते हैं? फल लगते हैं। तो फूल क्या आएंगे? लैंगिक जननांग है। तो मान लीजिए किसी कोई प्लांट है उसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है और एक पादप ये सेम इस पर एक और फ्लावर लगा है। तो जो आपके फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनके देखो फूल की मैं संरचना बता देता हूँ थोड़ी सी आपको समझने के लिए, हल्की हल्की चीज़ें। फूल क्या यदि अपन उसको काटें अंदर से तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं मिलती है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फूल के अंदर आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आपके लिए नॉलेज के लिए समझ में आए, अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट तो जरूर याद कर लीजिए आप, ठीक है। कि ये फूल का अनुप्रस्थ आपके अनुदैर्य काट है, जब फूल होता है उसको ऐसे खड़ा कर देना, ऐसे भिंडी को जैसे कट करते बीच में से ऐसे। तो फूल के अंदर क्या होते हैं? मादा जननांग की बात करें कौन से, और नर जननांग कौन से होते हैं? तो पहले मादा जननांग, तो ये बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा पूरा, इसको बोलते हैं मादा जननांग और इसका नाम है जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। और जायांग के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो ये गोल बना इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है साहब। और बीच वाला जो ये लाइन पाइप जैसी बनी हुई इसे बोलते हैं वर्तिका। और ये जो ऐसे बीच में बने हुए यहाँ बने होते हैं, ऐसे बीज लगते हैं, तो इसे बोला जाता है अंडाशय। नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? अंडाशय। ये फूला हुआ भाग जो है, तो ये 3 भाग होते हैं। मादा जननांग को क्या कहा जाता है? जायांग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं और इन तीनों भागों को, जायांग के अंदर से 3 भाग बहुत सारे होते हैं, तीनों भागों को मिला के क्या कहा जाता है? अंडप। क्या कहा जाता है? अंडप। और जायांग का एक और नाम इसलिए क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं, ध्यान रखना। किसका नाम है? जायांग का। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर भी कहा जाता है। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय को मिलकर कहते हैं अंडप। तो एक जायांग के एक फूल के अंदर बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये हो गया मादा जननांग। अब नर जननांग क्या होता है? तो ये पूरा जो भाग बना हुआ है इसे नर जननांग, ये भी एक जिसे बोलते हैं नर जननांग को बोला जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग। और पुमंग के 3 भाग होते हैं। जो ये गोल भाग है इसमें छोटे छोटे ऐसे पराकण पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? परागकोश।
क्या कहा जाता है? परागकोश। और ये जो पाइप लंबी संरचना से क्या बोलते हैं? आपके पुतंतु। और जो ये आपके ये वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है? योजी। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों मिल जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? पुंकेसर। क्या कहते हैं? तो ये सेम ऐसे अंडर जैसा पुंकेसर है। और परागकोश के अंदर ये क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ये इन्हें क्या कहते हैं? परागकण। ये परागण है, ये क्या है? कण। कण इसके अंदर पाए जाते हैं और इनको कहते हैं आपके बाह्य दल, और इसे कहते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक है, और नीचे वाला डंडल इसे कहते हैं पुष्पवृंत, जो फूल को अपन हाथ में पकड़ते हैं ना इसे। और ये जो फूला हुआ भाग इसे कहते हैं पुष्पासन, पुष्पकासन, पुष्प के सभी भाग टिके होते हैं। तो अब परागण क्या होता है पहले सुनिए कि जब पुष्प के परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, ये वर्तिकाग्र हो गया, अभी नाम बताया था। ठीक है, इस वर्तिकाग्र पे जाते हैं, परागण यहाँ आ गए तो इसे क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? परागण। सब परागण वाला होता है जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सब परागण। तो जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के कोई दूसरे पुष्प चले, मान लीजिए एक पुष्प यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पुष्प यहाँ पर उसकी वर्तिकाग्र बनी, तो ये परागण हवा के द्वारा, कीट द्वारा यहाँ आ गए तो इसे क्या कहेंगे? पर परागण। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सब परागण हम लोग है जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो इसी के द्वारा इनमें क्या होता है? आपके जनन होता है। ठीक है, उसी के बाद में क्या बनेंगे? मटर बनेंगे, फल बनेंगे। तो इनमें सब परागण भी आसानी से कर सकते हैं और पर परागण भी करवा सकते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा सब परागण क्या होता है कि पुष्प के परागणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाता है? सब परागण। और परागण पूछे तो पुष्प के परागणों का वर्तिकाग्र पे जाना, पर परागण पूछे तो पुष्प के परागणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। तो मटर के अंदर क्या होता है? सब परागण और पर परागण हो सकता है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, किसने क्या किया कि भाई मान लीजिए अब सब परागण कैसे करता था कि मान लीजिए इसके ये परागण तोड़े, इस पुष्प पे वर्तिकाग्र पर डाल दिए। अब वो चाहता है कि भाई ये दोनों, ये पुष्प भी अच्छे गुणों वाला है, ये भी अच्छे गुणों वाला, तो फिर क्या करता है? इसके ऊपर ऐसे थैली लगा देता। ठीक है, ताकि वो दूसरे हवा के द्वारा दूसरे पुष्प उसके यहाँ पे नहीं गिरे, तो इसे बैंकिंग कहा जाता है। ये आपके नहीं दिया हुआ। फिर वो क्या करता है? मान लीजिए कि इस पुष्प पे या इस पुष्प मान लीजिए इसके परागण यहाँ से परागण लिए, ये परागण लिए, इसको तोड़ा यहाँ से, इस पर डाल दिया। अब वो चाहता है कि इसके इस पर नहीं गिरे तो इसको क्या करता है? परागणों को हटा देता था। तो परागणों को या पुमंग को नष्ट करना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है? विपुंसन। क्वेश्चन आपको देर का है, विपुंसन क्या है? तो परागणों को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी से हटा देना या तोड़ देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। तो विपुंसन की क्रिया भी आसानी से हो सकती थी। और मेन चीज़ क्या था कि मटर का पादप जो था वो कम क्षेत्र गिरता था। 1 वर्षीय पादप था। 1 वर्षीय मतलब ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु में पूरा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 1 वर्षीय। तो 1 साल में इसकी 2-3 पीढ़ी प्राप्त कर लेता था। 3 महीने में 4 महीने मटर पक जाते थे, फिर वो बो देता। तो इसलिए इसका चुनाव किया तो 1 वर्षीय था। और इसने क्या किया था? मटर के पादप 7 लक्षणों का चुनाव किया था जिसको ये आसानी से पहचान सकता था। तो अपन पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा जो 7 लक्षण चुनाव किया गया था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछ सकते हैं मेंडल के द्वारा 7 लक्षणों का चुनाव किया गया तो उनके नाम क्या है, क्या विशेषता है। देखो ये चीज़, इसने 2 वर्ड प्रयोग किए थे, एक किया था प्रभावी, एक किया था अप्रभावी। क्या होता है? एक प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ देता हूँ, प्रभावी अप्रभावी। मान लीजिए ये कोई लंबा पादप है, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए कैपिटल T टॉल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए गोना पादप है, कोई छोटा है, मान लीजिए इसकी हाइट 6 फीट है, इसकी 4 फीट है, इसको मैंने स्मॉल t से लिख दिया। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस कैसे करवाऊंगा मैंने अभी बताया था, इसके परागण इस पर डाल सकते हैं, इसके परागण इस पर डाल सकते हैं, एक ही बात। क्रॉस करवाया तो दोनों में से क्या होगा कि भाई जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? ना तो लंबी होगी ना पौनी होगी। तो एक तो इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, तो ये संतति कैसी प्राप्त हुई? विषम युग्मजी, मतलब ना तो लंबी ना छोटी, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती आपके क्या हुई? प्राप्त हुई, मध्यवर्ती। अब देखिए सुनिए, मैं आपको क्या समझा प्रभावी। अब मान लीजिए ये तो क्या हो गए? जनक हो गए। ये क्या बन गई? संतति बन गई। कि जब जनकों का क्रॉस करवाया जाता है तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी से क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। क्या कहा जाता है? F1 पीढ़ी। आगे पढ़ूंगा वैसे क्या कहा जाता है? F1 पीढ़ी, ध्यान रखेंगे। और F1 पीढ़ी में अपन यदि इसको मान लो कैपिटल T को स्मॉल t को देखें तो मैं आपसे पूछूंगा तो इस पादप को क्या है? ये मान लीजिए पादप की हाइट है 5 फीट 5 इंच प्राप्त हुई, या 6 फीट माना मान लीजिए समझने के लिए, इसको 4 फीट माना तो ये क्या प्राप्त हुई? 5 फीट 5 इंच। अब आप इसे क्या कहेंगे? बोना कह सकते हैं क्या?
भाई 6 फीट वाले को लंबा कह रहे 5 फीट 5 जो इंच है इसको बोना कैसे नहीं कहें, तो क्या कहेंगे ना तो लंबा है ना बोना है। तो यदि पूछे भी इसमें आप क्या कहोगे इसको देखने पे, तो अपन क्या कहेंगे उसको लंबाई कहेंगे। तो F1PD में कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, लंबा। F1PD में आपको क्या दिखा, लंबा। तो जो F1PD में लक्षण प्रकट होते उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। जो F1PD में लक्षण प्रकट नहीं होते, ये बोलने वाला छिप गया, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी। मैं भी के लिए प्रभावी अप्रभावी समझा रहा हूँ। क्या होता है F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको मेंडल के 7 लक्षण बता रहा हूँ, तो उसमें अभी लिखूंगा प्रभावी अप्रभावी, तो आप सोचोगे सर क्या लिख रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई प्रभावी अप्रभावी क्या होता है, बिल्कुल समय के साथ आपको क्लियर होता जाएगा। तो सानी देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं लक्षण, एक तरफ लिख देते हैं प्रभावी, एक तरफ लिख देते हैं अप्रभावी। फर्स्ट पॉइंट देखो, 7 लक्षण पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लक्षण है, उसमें प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी क्या है, इनकी बात करेंगे। क्रमशः लिख दिए, 1 2 3 4 5 ये 6, तो 7वां लक्षण अपन ये लेकर यहाँ कर लेते हैं अपन, ये 7 हो गए अपने, 5 6 और 7। देखो चलो कोई बात नहीं, लिख लेंगे अपन साथ में। पहला लक्षण लेते हैं अपन लंबाई का, कि जो पादप की लंबाई है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो लंबाई जो है पादप की, ठीक है, इसकी बात करें तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, तो उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट आप। क्या 7 लक्षण में जैसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट लक्षण छोड़ दीजिए, सिंपल सा लास्ट में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपन जैसे फली की आकृति, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं फली का रंग, फिर बीज की आकृति, फिर वही सेम बीज का रंग, ठीक है। फिर है छठा पॉइंट पुष्प की स्थिति और आपके पुष्प की स्थिति हो गया, फिर पुष्प का रंग। अब आपके एक लक्षण आपको पता ही है, अपन पढ़ेंगे एक संकर संकरण में, द्विसंकर संकरण में, कि जो पादप होता है उसमें लंबाई की बात करें तो कौन सा, लंबापन बोनापन। तो ये आपके पादप की स्थिति होगी, ऊंचाई होगी, या लंबाई की बात करें तो पादप की ऊंचाई स्थिति की बात करें तो पादप क्या होगा, लंबा है तो उसका लक्षण क्या है, प्रभावी है। बोना है तो क्या लक्षण है, अप्रभावी। फली की आकृति फूली हुई है तो प्रभावी लक्षण है। पिचकी हुई है, ठीक है, या ऐसे पिचकी हुई, चिपकी हुई, या ऐसे क्या कहते हैं अपन, संकुचित है, एक ही बात है। फली का रंग जैसे है वो किस प्रकार का, देखो पहले बीज की पड़ते, बीज क्या करती, गोलाकार, देखो आपको याद करने से कन्फ्यूजन नहीं होगा, गोलाकार, फिर झुर्रीदार। अब बीज का रंग अगर अपन पढ़ेंगे तो बीज का रंग क्या होता है, पीला प्रभावी रंग होता है, हरा अप्रभावी होता है। तो इसमें उल्टा होगा, फली में हरा रंग क्या होगा, प्रभावी होगा, और फली का रंग क्या रहेगा, अप्रभावी लक्षण क्या रहेगा, पीला रंग। पुष्प की स्थिति, पुष्प कक्ष पास में है तो प्रभावी लक्षण है, अंतस्थ दूर है, ठीक है। और पुष्प का रंग जो है यदि वो बैंगनी है तो प्रभावी लक्षण है, यदि वो श्वेत है या सफ़ेद है तो वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो मेंडल ने पादप के ये 7 लक्षणों का चुनाव किया था मटर के अंदर। 7 लक्षण बहुत ही आसानी से अपन देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इनको पहचान सकते हैं, ठीक है, कि भाई पादप की स्थिति, ठीक है, जैसे लंबा है, बोना है, फली की आकृति, ये सभी लक्षण आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। ये जो मेंडलवाद है, मेंडलवाद मैंने भी आपको बताया था कि मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए उनको क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं मेंडलवाद के लक्षण।
के मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। देखो पुनर्खोजकर्ता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। देखो मैंने अभी आपको क्या था, मेंडल के नियम दिए, उसने प्रकाशन किया, लेकिन उसको पब्लिसिटी नहीं मिली ना, उनके नियमों का प्रकाशन हुआ। तो मेंडल तो 1884 मर गया। तो मेंडल के मरने के बाद, या ऐसे कहें मेंडल ने नियमों का प्रकाशन कब किया था, 1865 में। कब किया था, 1865। और मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कब आए थे, 1900 में। मतलब इसके मरने, नियमों का प्रकाशन किया गया था, इसके 35 वर्ष बाद में 3 वैज्ञानिक आए जो अलग अलग देशों से थे और अलग अलग पात्रों पर अध्ययन कर रहे थे। जैसे तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें कॉल कोरेंस, एक था होग्यो डिवरीज, एक आपका था इयोन वॉन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे। ये था आपके जर्मनी से था, ये आपके हॉलैंड से था, और ये जो आपके था ऑस्ट्रिया से था। ये 3 अलग अलग देशों से अलग अलग वैज्ञानिक थे। 1900 में इन्होंने खोज की, ठीक है। तो इन्होंने जो खोज की वो 35 वर्ष पहले मेंडल ने बता दी। इन्होंने सोचा यार ये व्यक्ति कितना महान है, अपन तीनों मिलकर जो खोज करे, बंदे ने अकेले ने 35 वर्ष पहले बता दिया। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई अपने जो मेंडल के नियमों का पुनः प्रकाशन करवाया, और मेंडल को उसी समय 1900 शताब्दी के अंदर मरने के बाद में इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिक का पिता की उपाधि मिली थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन है, आपके मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन है, आपके कॉल कोरेंस, होग्यो डिवरीज और इयोन वॉन शेरमार्क। ये 3 महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इसके बाद में अपने शब्दावली, जो शब्दावली है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।